का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में उत्तराखंड आ सकते हैं और अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और जनसभा को भी पीएम संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गढ़ी कैंट इलाके में एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर गैस आपूर्ति का जायजा लिया। उन्होंने कहा, रसोई गैस आपूर्ति सुचारू रखने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सभी होटल रेस्टोरेंट संचालकों से कहा कि अभी गैस का बहुत अधिक संकट नहीं है, फिर भी आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो देशवासियों को इस बार भी कोरोना काल की तरह एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। वहीं रेस्टोरेंट संचालक ने बताया वो गैस की खपत कम करने के लिए तंदूर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पहल को सराहते हुए प्रशासन को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ गैस की किल्लत से रसोई और बाजार से कई पकवान गायब हो गए या फिर महंगे हो गए, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग गैस बुकिंग के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। कैसे आपको इससे बचना है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर आपको गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर कोई मैसेज या कॉल आता है तो सावधान रहिए, कहीं एक क्लिक आपके अकाउंट को खाली ना कर दे। इस समय गैस सिलेंडर की कमी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी फर्जी मैसेज और व्हाट्सएप लिंक भेज रहे हैं। इन मैसेज में जल्द गैस डिलीवरी का झांसा दिया जाता है और एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है। जैसे ही कोई यूजर इन लिंक पर क्लिक करता है तो साइबर अपराधी उसके मोबाइल और बैंकिंग जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं और मिनटों में अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसे ही करीब आधा दर्जन शिकायतें अभी तक उत्तराखंड साइबर पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। वो लिंक एक एपीके फाइल है और अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड्स, बहुत सारी चीजें खोने का खतरा है और आपके साथ फ्रॉड होने का, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है। गैस संकट का असर अब बाजारों और रेस्टोरेंट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। गैस सिलेंडर क्राइसिस के चलते खाद्य पदार्थों के दाम तो बढ़ ही गए हैं, इसके साथ ही आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट और ढाबों में अब सीमित मेन्यू ही रखा जा रहा है। अभी हम मसूरी से आ रहे हैं तो वहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा है कई रेस्टोरेंट्स में ऐसे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि लिमिटेड उन्होंने अपने आइटम्स रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे आए हैं तो पता चल रहा है कि 5 से 8 आइटम ही मिलेंगे, जैसे डोसा हो गया, छोले भटूरे हो गए, आपके आलू की सब्जी हो गई, और जो जिसमें गैस ज़्यादा यूज़ होती है वो आइटम्स नहीं इन्होंने रखा हुआ है। वो खाना चल रहा है, जैसे आप वन टाइम जो है छोला भटूरा बना दिया, हमने वितरण कर दिया, या हमने जो है वो आलू की सब्जी वगैरह बना करके रख दी। वन टाइम बनने वाले वो खाने अभी चालू हैं क्योंकि वो हम लोग उस पर कोयले की रोशनी में चला रहे हैं। कुल मिलाकर गैस संकट ने जहां रसोई का स्वाद फीका कर दिया है, वहीं साइबर ठग उसी हालात को हथियार बनाकर लोगों की मेहनत कमाई पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको दोहरी मार का शिकार बना सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और देहरादून में सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा फोकस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर है। सरकार की योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बेटियों के प्रति समर्पण, भावनाओं और सम्मान को दर्शाता है। ऐसे कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी को हमारी विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत। पुष्कर धामी जिंदाबाद। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को भी विवाह में सहायता के रूप में
50,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा नंदा गौरा योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, पोषाहार योजना सहित अनेक कई योजनाएं, इसके माध्यम से बेटियों की शिक्षा से लेकर उनके रोजगार तक हर क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व को, कि हर क्षेत्र में बेटियों को आगे आने का अवसर मिले। कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए जिसमें हमारी बेटियां ना आए। हर क्षेत्र में उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। जो कहीं पीछे हैं तो उनको भी आगे लाने का प्रयास होना चाहिए। उस दिशा में हम हर एक प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में बताया जा रहा है कि शहद निकाला गया है, जिसमें पहले चरण में 60 किलो शहद निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास परिसर और आसपास के क्षेत्र में 3B गार्डन विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन हो सकते हैं। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। तो सीएम हाउस में ये शहद निकाला गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहद को टेस्ट करते हुए नजर आए हैं। उसकी गुणवत्ता को उन्होंने चेक किया है और उन्होंने निर्देश भी दिए अधिकारियों को उस दौरान। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3B गार्डन विकसित करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। और उत्तरकाशी से खबर, जहां पर यमुना जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख और शुभ मुहूर्त घोषित कर दिए गए हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलने की तारीख घोषित की। 19 अप्रैल को दोपहर 12:35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। आज यमुना जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर श्री यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं उसका आज विधिवत रूप से मुहूर्त तय किया गया है, जो कि कृतिका नक्षत्र बार रविवार कर्क लग्न में आयुष्मान योग के समय 12:35 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ खोल दी जाएंगे। यमुनोत्री खरसाली धाम से जो यमुना जी की डोली है वो खुशीमठ से प्रस्थान करेगी और मां यमुना जी के कपाट खोल दी जाएंगे। खुशीमठ खरसाली से जो है मां यमुना जी की डोली सोमेश्वर महाराज जी के साथ 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए जो है यमुनोत्री धाम से मां यमुना से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चारधाम यात्रा में इस बार बीते सालों के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। चारधाम यात्रा शुरू होने में कम समय बचा है। ऐसे में प्रशासन के सामने तैयारियों को समय पर पूरा करना किसी बड़े चैलेंज, बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का औपचारिक आगाज हो जाएगा। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर तब जब मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने की आशंका जताई है। एक निजी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम यात्रा में सबसे ज़्यादा दबाव यात्रा के शुरुआती 2 महीनों में रहता है। पिछले साल करीब 72% यात्री इन्हीं 2 महीनों में चारधाम पहुंचे थे। लेकिन चिंता की बात यह है कि बीते 1 साल में चारधाम यात्रा मार्ग पर कई नए लैंडस्लाइड जोन सामने आए हैं। यही वजह है कि इस बार यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क हैं। जो भूस्खलन है या लैंडस्लाइड है
वो चारधाम रूट पर निस्संदेह वो बड़े हैं कि जो नीतियां हों और किस तरीके के साथ में आपका जो कंस्ट्रक्शन विशेष तौर पर यहां पर हो रहा है, सड़कों को लेकर हो रहा है, इसके लेकर के जो पूरा फ्रेमवर्क बने, जो सड़कों की आपकी बड़ी जायज चिंता है, क्योंकि अगर सड़कें ही अवरुद्ध हो जाएंगी तो कैसे काम होगा। गढ़वाल परिक्षेत्र के सारे जनपदों में ही बड़ी बड़ी आपदाएं आई थी जिससे कि यात्रा प्रभावित हुई थी। कुछ पहले के हमारे ऐसे आपदा प्रोन जोन्स हैं जिनकी संख्या 58 थी, तो उसमें नियम अनुसार जितने भी हमारे SDRF साथ साथ जो सिस्टर एजेंसी हैं PWD, BRO की सारी टीम्स के साथ में गैंग मेंबर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पिछले 5 सालों में चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है और इस साल भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने को लेकर पुलिस प्रशासन यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त करने में जुटा है। और देहरादून से खबर, जहां प्रेमनगर इलाके के एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई और इस हिंसक झड़प में एक छात्र की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय बीटेक छात्र दिव्यांशु के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मारपीट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी एक निजी कॉलेज में बीटेक और BBA की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ के लिए SOG की टीम है और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। देहरादून का CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज एक बार फिर से विवादों में आ गया है। RTI से हुए खुलासे ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। आरोपी के पूर्व प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से सरकारी फंड के नाम पर 35 लाख रुपए वसूले, लेकिन इन पैसों का कोई हिसाब दे ही नहीं सका। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का करीब 40% बजट खर्च होता है। सरकारी ही नहीं, अशासकीय स्कूलों में भी शिक्षकों की सैलरी सरकार देती है, लेकिन देहरादून का CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज नियमों को दरकिनार कर छात्रों से पैसे वसूलने के मामले में घिर रहा है। RTI के तहत मिली जानकारी के अनुसार स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल विनीता मार्टिन ने साल 2014 से लेकर 2024 तक यानी पूरे 10 सालों तक क्लास 6 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट से हर महीने अलग अलग मदों में पैसे वसूले। इन 10 साल में करीब 35 लाख रुपए की वसूली हुई। हैरानी की बात यह है कि इन पैसों को सरकारी फंड के नाम पर लिया गया, जबकि राइट टू एजुकेशन के तहत स्टूडेंट से निर्धारित फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। उन बच्चों से 3 हेड में 4 हेड में पैसा लिया जा रहा था अतिरिक्त शुल्क के नाम से। एक हेड था हेल्पर टीचर, एक हेड था डीजल, एक हेड था मेंटेनेंस और एक हेड था गवर्नमेंट डोनेशन। इसके ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये 4 हेड है। इसमें इन्होंने 2010 से 24 तक लगभग 35 लाख से ऊपर पैसा इकट्ठा करा है। आरोप है कि मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच का आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने बात करने से सीधे सीधे मना कर दिया। देखिए, एक्चुअली इसमें जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी इस केस को जो है देख रहे हैं, उन्हीं की ओर से इसको हुआ भी है। बीच में मुझे इतना पता है कि RTI में कई लोगों ने इसका डिमांड मांगा था, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गलत बात है जो बच्चों से गलत फीस ले रहा है कि गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, सीधी बात यह है। चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो जो एडेड हैं, चाहे एडेड इंस्टीट्यूशंस हो,
गवर्नमेंट सारी सैलरी दे रही है, बच्चों को भी जो चीज जहाँ पे दे रही है बच्चों को दे रही है। 10 साल में 35 लाख का गबन और सरकारी फंड के नाम पर पैसों का खेल, जबकि नियम साफ कहते हैं कि स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया जा सकता, फिर भी सिस्टम और जिम्मेदार मौन है। अब सवाल यह है कि क्या जांच भी कागजों में ही दफन हो जाएगी या फिर किसी पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और ऋषिकेश में गुलदार के आतंक से लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं और श्यामपुर भट्टोवाला इलाके में गुलदार सड़क पर टहलते वक्त सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। गुलदार दिखने से इलाके में दहशत है। इलाके के लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। और हरिद्वार के जगजीतपुर में एक बार फिर से जंगली हाथियों का झुंड घुस गया। यहां 3-4 जंगली हाथी जंगल से निकलकर आबादी की ओर आ गए। हाथियों के आबादी में घुसने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन जंगली हाथियों की आवाजाही बनी रहती है। लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग करते रहते हैं। खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून में एसटीएफ ने 2 राज्यों में सक्रिय हथियार तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार और कारतूस बरामद हो गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 8 साल के लापता बच्चे को परिवार से मिलवा दिया है। यूपी के बरेली से लापता बच्चा पुलिस को हरिद्वार रेलवे स्टेशन मिला था। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 27 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद हो गई है। कोटद्वार में कुछ दुकानों पर पूजन सामग्री के खाली पैकेट बेचे जा रहे हैं। शिकायत पर 2 दुकानों के काटे 5-5 हजार के चालान। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ 27 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है और नैनीताल में इन कर्मचारियों ने धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तरकाशी के बड़कोट में सभी विभागों के इंजीनियर 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इंजीनियरों ने कार्य बहिष्कार करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लेकर केदारनाथ रूट पर सड़कें जगह जगह खराब हैं। जवाड़ी बाईपास के बाद उबड़ खाबड़ रास्ता बना हुआ है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और अब तक जीएनवीएन को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुकिंग मिल चुकी है। मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की 85वीं जयंती थी। इस मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदयेश को याद किया है। बागेश्वर में आबादी वाले इलाके में पहाड़ी हिरन आ गया। वन विभाग ने हिरन का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। तो 2027 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन कांग्रेस की चुनावी तैयारी उतनी पुख्ता नहीं दिख रही है जितनी एक विपक्ष के तौर पर होनी चाहिए। यहां तक कि संभावित कैंडिडेट्स को लेकर भी स्थिति साफ नहीं रही है, जिससे विपक्ष में रहते हुए भी कार्यकर्ता काफी उलझे हुए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक देख उत्तराखंड में विपक्षी कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी नेताओं के दौरों के साथ ही बैठक भी लगातार हो रही हैं, लेकिन बैठकों के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कैंडिडेट सिलेक्शन की है।
क्योंकि कई सीटों पर कैंडिडेट का टोटा है और जहां दूसरी पार्टी से कैंडिडेट आने को तैयार हैं, वहां पार्टी नेता आपसी रार में सीट को फंसाए हुए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि सब कुछ ठीक है और जो ठीक नहीं है उसे कर लिया जाएगा। कैंडिडेट तो जो भी निर्णय करता है, पार्टी का हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। कोई अंतर्कलह नहीं है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है। कांग्रेस पूरी एकजुट है। 2027 का चुनाव हमारा लक्ष्य है, जीत हासिल करना हमारा ध्येय है और सब लोग 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरी पंक्ति पदाधिकारी भी मानते हैं कि समय रहते बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है ताकि कांग्रेस अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सके और सत्ता की तरफ बढ़ सके। कांग्रेस के पास खुद का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जरूरत इस बात की है कि आपको, हमको, कांग्रेस को किसी तरह का गुरेज नहीं करना चाहिए। जहां कोई व्यक्ति जीतने वाला है उसी को टिकट देना चाहिए। ये मैं आपको जरूर कहता हूं। लास्ट बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर है या कहीं पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस राजधानी देहरादून से लेकर सीमांत चमोली और पिथौरागढ़ तक ऐसी ही स्थितियों में फंसी हुई है। यहाँ या तो स्थानीय नेता आपस में उलझे हुए हैं या दूसरे जिताऊ नेता की राह में रोड़ा अटका रहे हैं। कुमाऊं की रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, भीमताल, रामनगर और लालकुआं ऐसी ही सीटें हैं जहां पार्टी की स्थिति साफ नहीं है और गणित उलझा हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।